नमस्कार। उत्तराखंड की इन खास खबरों में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपुन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। उत्तरकाशी की सिलकारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। हर दिन अच्छी खबर का इंतजार बढ़ता जा रहा है और सिलकारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। बता दूं कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि पहाड़ का सीना चीरकर सभी मजदूर आज बाहर निकल आएंगे। हालांकि आज वो कब तक बाहर निकलेंगे ये स्पष्ट तौर पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ड्रिलिंग के काम में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। माना जा रहा है कि करीब 50 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है और रेस्क्यू टीम और मजदूरों के बीच में महज 10 मीटर का फासला बच चुका है। इस खबर पर और ज्यादा अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग, लेकिन उससे पहले ये बताना बहुत ही जरूरी है, जहां पर कि उत्तरकाशी में लगभग 14 दिन हो चुके हैं और ये 41 जो श्रमिक हैं वो लगातार इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं और तमाम तरीके के सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं प्रशासन पर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी और उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी और जो उत्तराखंड की जो वहाँ की प्रशासन है उन पर लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि कब तक आखिरकार ये जो श्रमिक अंदर फंसे हैं ये सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे। हालांकि काफी दिन से ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आज जो ये श्रमिक फंसे हुए हैं इनको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन फिर भी हर दिन ये इंतजार जो है वो बढ़ता जा रहा है और तमाम जो ऑफिशियल्स हैं जो यानी कि अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री तक वहां पर पहुंचे और पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचे थे और परिवहन और रोड मंत्रालय से जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करेंगे तो उन्होंने भी यहाँ पर अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 50 मीटर तक ड्रिलिंग जो है वो हो चुकी है और रेस्क्यू टीम और मजदूरों के बीच में महज 10 मीटर का फासला रह चुका है और कब तक ये लोग बाहर आ पाएंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अभी वहाँ पे क्या स्थिति है और किस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसी पर ज़्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे संवाददाता धनराज से। तो धनराज बताइएगा किस तरीके का वहां पर क्या स्थिति है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है अभी वहां पर? इस पर देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि जो सुरंग है वो आज जो 41 लोग हैं वो आज 13 दिन होने को जा रहे हैं कि अभी तक वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार रेस्क्यू अभियान वहां पर चल रहा है और लगातार जो अड़चने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि रेस्क्यू में बाधा बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा कि जब शुरुआती दौर में जो रेस्क्यू अभियान चलाया गया था उसमें भी अड़चने आई थी और कई मशीनें विफल होती हुई नजर आई थी और अब जो ऑगनर मशीन वहां पर काम कर रही है उसमें भी किस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं देरी हो रही है, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है कि बस 2 घंटे के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह की अड़चने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं देरी होती हुई नजर आ रही है और 41 जिंदगियां अभी भी सुरंग के अंदर फंसी हुई हैं और अभी भी यही माना जा रहा है कि जल्दी ही उनको निकाला जाएगा, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम है या फिर कहा जाए जो एक्सपर्ट है वो वहां पर मौजूद है और लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान भी चला रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो लगातार अपनी नजरें भी इस टनल पर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 41 जिंदगियां अभी भी जिंदगी मौत के बीच है उनको निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और आप देखिएगा कि जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर काम कर रही हैं और यदि हम मशीन की बात करें, जिस तरीके से कल हमने देखा कि ऑगनर मशीन में जिस तरीके की दिक्कत आई थी उस दिक्कत को हटा लिया गया था, लेकिन देर रात फिर इसी तरीके से एक सरिया जो लोहे का है वो मशीन के सामने आ गया है जिसकी वजह से काम को रोकना पड़ा। लेकिन अब देखिएगा कि आज सुबह की यदि हम बात करें तो आज फिर से दोबारा से वो काम शुरू किया गया है और माना यही जा रहा है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई अड़चन ना आई तो 2 से 3 घंटे के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। मैं ये जानना चाहूंगी कि जो 41 श्रमिक वहां अंदर फंसे हुए हैं टनल के अंदर, उनकी क्या कुछ स्थिति है वहां पर अभी बनी हुई, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं और क्या तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी हेल्थ कंडीशंस को ठीक रखने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था भी उन्हें करवाई जा रही है?
जी, शिपन बिल्कुल देखिए जो 41 मज़दूर अंदर फँसे हुए हैं, उनके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो सरकार की तरफ से की जा रही है क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से कहीं न कहीं उन तक खाना पहुँचाया जा रहा है क्योंकि जो तस्वीरें हैं, वो भी बयाँ कर रही हैं कि कहीं न कहीं जो खाने की चीज़ें हैं, यदि हम खिचड़ी की बात करें या फिर दलिए की बात करें या फिर पानी की बात करें या अन्य सामग्री की बात करें, तो तमाम सामग्री खाने की उन तक पहुँचाई जा रही है पाइपलाइन के माध्यम से बोतलों में भर-भर कर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से बोतलों में वो पूरा मटेरियल भरा जा रहा है, खिचड़ी जी। भरी जा रही है, दलिया भरा जा रहा है और उसको पाइपलाइन के माध्यम से उन मज़दूरों तक पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं कि अंदर फँसे 41 जो मज़दूर हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएँ की जाएँ। और लगातार वो देखने में भी आ रहा है कि तमाम व्यवस्थाएँ चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, खाने-पीने की व्यवस्था हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएँ कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से ज़रूर की जा रही हैं। मैं ये जानना चाहूंगी, आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की, तो कुछ दिन पहले उनके द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया था, उनके साथ परिवहन मंत्री भी मौजूद थे। उस दिन भी यही अटकलें लगाई जा रही थी कि मात्र 1 से 2 घंटे के बीच में इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन आज 14 दिन है बीत जाने के बाद भी जो है वो अभी तक अंदर ही फंसे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी देर में ये श्रमिक जो है वो बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल सिमरन आपने सही कहा कि शुरू के दिन से ही कहीं न कहीं यही कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के अंदर निकाल लिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं, जो बाधा वहाँ पर देखने को मिल रही है, वो सिर्फ़ वो रेस्क्यू टीम ही जानती है क्योंकि रेस्क्यू टीम लगातार वहाँ पर कार्य कर रही है और बड़ी जी। मुश्किलों के साथ भी कहीं न कहीं वहाँ पर कार्य लगातार जारी है। और जिस जी। तरीके से देखा जाए कि यदि हम अभी की बात करें तो यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहता है और कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती है तो मात्र 2 से 3 घंटे ही वो होंगे कि जब मज़दूर हमारे बीच होंगे। लेकिन जिस तरह की दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं उससे कहीं न कहीं देरी ज़रूर हो रही है क्योंकि कल भी कहा गया था कि सिर्फ़ 7 से 8 मीटर का ही हिस्सा ऐसा बचा है कि जो कि रेस्क्यू टीम मज़दूरों के पहुँचने तक पहुँचेगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो 7 से 8 मीटर का जो हिस्सा है उसमें जिस तरह की बाधाएँ मशीन के सामने आ रही हैं, तमाम जो सरिये हैं लोहे के वो निकल कर सामने आ जाते हैं और उससे मशीन को काम रोकना पड़ता है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि मशीन की जो ब्लेडें होते हैं, वो उस सरिये के कारण टूट जाते हैं और उनको सही करने के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे। आपने देखा कि अभी हाल ही में कल की बात करें तो कल भी इस तरीके का ही मामला सामने आया था कि जो ड्रिलिंग मशीन है, उसके जो ब्लेड थे वो खराब हो गए थे और जो दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम आई थी, उन्होंने उसको सही किया और जी। उसके बाद काम शुरू किया गया था। लेकिन एक बार फिर इसी तरह की बाधा वहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो सरिये हैं मोटे-मोटे सुरंग में डाल रखे हैं, उनको काटना बड़ा मुश्किल बात है और उनको वेल्डिंग मशीन से काटने का प्रयास लगातार जारी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया धनराज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और धनराज हमें उत्तरकाशी के सिलकारा टनल के बाहर से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, जहां पर कुछ बाधा उत्पन्न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन एक बार फिर से आज सुबह सवेरे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मात्र 3 से 4 घंटों में जो ये 41 श्रमिक जो अंदर फंसे हुए हैं 14 दिन से, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मातली उत्तरकाशी में स्थित अस्थायी कैंप कार्यालय से ही शासकीय पत्रवालियों का निस्तारण किया और सिलकारा रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा भी की। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी सिलकारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की कुशलता के लिए बुधवार को मातली में ही डटे रहे। बता दें कि शासकीय कार्य बाधित ना हो, इसके मद्देनजर मातली से ही सीएम का अस्थायी जो कैंप कार्यालय संचालित हो रहा है। और शुक्रवार की बात करेंगे तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जरूरी शासकीय पत्रवालियों को निस्तारित करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि शाम को मुख्यमंत्री ने सिलकारा पहुंचकर वहां चल रहे रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण किया और अभियान में जुटी टीम से वार्ता कर आवश्यक जानकारी भी ली।
उत्तरकाशी के सिलकारा में हुए टनल हादसे को लेकर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दूं कि टनल का काम करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई न होने पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। एक सवालों का जवाब देते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि सरकार लगातार उन 41 मजदूरों की लोगों की जान बचाने और उन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता सिर्फ उत्तरकाशी घूमने को जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस वहां पर कार्य कर रही है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सभी बचाव कर्मियों के मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने मजदूरों के परिजनों को भड़काने का भी कांग्रेस पर आरोप लगाया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारी सरकारों की पहली प्राथमिकता वहां पर जो 41 मजदूर फंसे हैं उनकी जान बचाना है और इसके लिए युद्ध स्तर पर रात और दिन काम चल रहा है और विश्व की सबसे उच्च कोटि की तकनीकी का प्रयोग वहां किया जा रहा है और मुझे लगता है कुछ ही घंटों बाद सब ठीक रहा तो बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। 41 की 41 जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकलने वाली हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम सरकारी एजेंसियों के द्वारा किया गया है, सरकार के प्रयासों से किया गया है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ वहां पर सैर सपाटा करने जा रही है और वहां पर राजनीति करने जा रही है और जिस प्रकार से उनकी जो बयानबाजी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है वो वहां पर जो हमारे चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, चाहे अन्य के कई वरिष्ठ मतलब विश्व के श्रेष्ठ इंजीनियर वहां पर काम कर रहे हैं, उनके मनोबलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही जो अंदर श्रमिक फंसे हैं उनके जो परिजन हैं उनके मनोबलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष, पूरा विपक्ष वहां पर जो वहां परिजन हैं उनको भड़काने का भी काम कर रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और हर तकनीकी हमारे देश के अंदर स्थापित हो रही है और हम भी कई तकनीकी में अन्य देशों के मुकाबले आगे होंगे। कोई देश किसी भी तकनीकी में आगे होता है, कोई किसी देश किसी तकनीक में आगे होता है। इसलिए कोई मशीन अगर भारत में काम कर रही है तो उसकी तकनीकी विदेश में, विदेशी मशीन है तो विदेश में ही उसकी तकनीकी होगी। लेकिन यह पहली बार हो रहा है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कि अगर हम बाहर से कोई मशीन ले रहे हैं तो उसकी तकनीकी भी यहां डेवलप हो, तकनीकी सहित उसको खरीद रहे हैं, तो ये अपने आप में पहली बार हो रहा है और देश बहुत आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। देखिए, हमारे कांग्रेस ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए। इस मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया कि राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपने साथ राजस्थान निवासी असिस्टेंट प्रोफेसर को ले गए और उनकी जनसभाओं के दौरान ली गई फोटो अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड के एक नर्सिंग कॉलेज में तैनात हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में भाजपा को लाभ दिलाने के लिए जबरन ले जाया जा रहा है और ये आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन है। सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि राजस्थान समेत 4 अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव गतिमान हैं उसमें राजस्थान में चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचे उत्तराखंड के काबीना मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि कई महत्वपूर्ण विभाग उत्तराखंड में संभाल रहे हैं, उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए चंपावत में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी अपने साथ वो चुनाव प्रचार और एक राजनीतिक कार्यक्रम में
डॉक्टर धन सिंह रावत का सत्कार करते हुए डॉक्टर श्री राम कुमार शर्मा दिख रहे हैं और श्री राम कुमार शर्मा बताया जा रहा है कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से सत्ता का दुरुपयोग ये दिखाई पड़ता है और राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले दल को ये एक आईना है। आज हमने इसी बाबत एक शिकायती पत्र भारत निर्वाचन आयोग को और राजस्थान निर्वाचन आयोग समेत उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को लिखा है, जिसमें हमने उनसे इस प्रकरण का संज्ञान लेने की गुजारिश करी है, अनुरोध किया है कि राजनीतिक और सामाजिक शुचिता के लिए बहुत जरूरी है कि संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके। बताया ये भी जा रहा है कि श्री राम कुमार शर्मा को इस एवज में जो वो भाजपा के लिए कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, उस एवज में उनको चंपावत से देहरादून लाया जा रहा है अपर निदेशक के पद पर। तो ऐसे में ये सीधे सीधे नियमों का कानूनों का उल्लंघन दिखाई पड़ता है और कल हम राज्य निर्वाचन आयोग से स्वयं मुलाकात करने भी जाएंगे। आज प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और वहीं जिसे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्रदेश की सड़कें पूरे तरीके से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश तो जारी किए गए, लेकिन अभी तक प्रदेश की सड़कें जो है वो बदहाल हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई, लेकिन ऐप का प्रदेश की जनता को फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा किए जा रहे सभी दावों की पोल खुल रही है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी की बात से एकदम सहमत हूं और जिस तरीके से उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर से पहले सारे प्रदेश की जो रोडें हैं वो गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, वरना वो सस्पेंड करेंगे अधिकारियों को। और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार के रूप में हमारा सबका फर्ज यही है कि जो हमारी पब्लिक है उसको कहीं ना कहीं सुविधा पहुंचाई जाए, रोडों का नेटवर्क अच्छा हो। एक्सीडेंट्स होने का डर होता है जब गड्ढे होते हैं, लोगों को चोट लगने का डर होता है, और जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है और काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस ऐप से अच्छी खासी किरकरी कराई पुष्कर सिंह धामी जी ने। अगर सब कुछ जनता ने करना था, उस ऐप में बेसिकली जनता से ये मांग की गई थी कि आप अपने एरिया के गड्ढों की फोटो खींचें और उस ऐप पर अपलोड करें, शासन प्रशासन उसको ठीक करेगा। अब गड्ढों का आकलन करने के लिए तो ड्रोन कैमरा ही काफी है। आप पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरा घुमा दीजिए, वही आपको बता देगा कहां कहां गड्ढे हैं। तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो चुका है, ऐसे में आप जनता से कह रहे हैं कि गड्ढे बताइए हमको, तो आपकी जो मोटी तनख्वाह पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारी और मंत्री ले रहे हैं वो क्या करेंगे? तो ऐसे में बहुत अच्छा अपना उपहास उन्होंने उड़वाया और वो धता साबित हुआ। वो ठंडे बस्ते में वो चला गया, ठीक रेखा आर्या के पैनिक बटन की योजना की तरह। तो भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, पॉम्प एंड शो के लिए जानी जाती है, आडंबर और प्रपंच के लिए जानी जाती है। धरातल पर इनसे कुछ होता नहीं। अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सड़कों का थोड़ा बहुत कायाकल्प हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार जनता के द्वारा चुनी जरूर गई है लेकिन जनता के लिए नहीं चुनी गई है। इसलिए जनता को परेशानियां जब उठानी थी, उसने भरपूर बरसात के मौसम में भी परेशानी उठाई, उसने सड़क दुर्घटनाओं में भी परेशानी उठाई, उसने डेंगू के दौरान भी परेशानी उठाई, लेकिन टस से मस नहीं हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन अब क्योंकि इनके द्वारा आयोजित इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, तो पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी इस यात्रा को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में चलाया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यह सरकारी कार्यक्रम है और भाजपा सरकार का एक महत्वपूर्ण सहयोगी अंग होने के चलते इसमें बड़े स्तर पर भाग ले रही है।
यही वजह है कि प्रदेश में भाजपा के काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस संकल्प यात्रा के दौरान शामिल होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और आम जनता के हित को लेकर सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन सभी से लोगों को अवगत कराया जाएगा। भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है और हमारे यहाँ भी 2 जनपद अभी प्रथम चरण में हमने लिए हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद। उसके बाद से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यात्राएं चलेंगी। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक अंग है, सहयोगी अंग है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प यात्रा में पूरी तरह कार्यकर्ता जुटेंगे और अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, जो योजनाएं तय उन तक पहुंची हैं, पहुंचाने का क्या तरीका हो, इस सारे विषय पर भी सार्वजनिक चर्चाएं इसमें होंगी। हाँ, भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है और हमारे यहाँ भी 2 जनपद। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा की तैयारी जारी है। वहीं दूसरी ओर शंखनाद अभियान की समाप्ति के बाद उसकी तैयारी को परखने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल अब भाजपा सोशल मीडिया द्वारा वॉलंटियर्स समिट की तैयारी की जा रही है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इस बैठक के माध्यम से सोशल मीडिया के कार्यकर्ता कितने एक्टिव हैं और अभी तक के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। प्रशिक्षण की पूरे प्रदेश में शंखनाद अभियान के तहत हर जिले की बैठक और हर विधानसभा स्तर तक हमने जो बैठकें की, उसकी तैयारी को परखने के लिए अब दोनों मंडलों में एक सोशल मीडिया की वॉलंटियर्स मीट गढ़वाल में और एक कुमाऊं में बड़ी मीट होने जा रही है। हमारे कितने कार्यकर्ता सक्रिय हैं, कितने कार्यकर्ता किस प्रकार काम कर रहे हैं, उन सबको काम में लगाया जाएगा और 2 सोशल मीडिया की बड़ी मीट जो है अभी उत्तराखंड प्रदेश में होने जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस पर विकासनगर के कालसी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि खादी और आयोग, ग्राम उद्योग, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार मुख्य तौर से शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी का वितरण और जनजातीय सशक्तिकरण हेतु PMIJP ई बुकलेट का आवरण किया। 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी में से ये करीब 18 करोड़ रुपए देश भर में अलग अलग हिस्सों के अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए। बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज कुमार ने कहा कि जनजातीय समाज के बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन का जो है वो सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने देश के युवाओं से अपील की कि वो नौकरी मांगने की बजाय स्वयं नौकरी देने में सक्षम बने। कार्यक्रम में देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षण पत्र भी वितरित किए गए। MSME सेक्टर से जुड़े सभी मेरे उद्यमी भाई, आप सब जानते हैं कि आज का ये दिन भगवान बिरसा मुंडा जी को समर्पित है। यहाँ पर हम सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर आज 100 करोड़ मार्जिन मनी पूरे देश के लिए वितरित करने का काम PMEJP के माध्यम से किया है, जिसके अंदर से 18 करोड़ हमारे जनजातीय भाई बहनों ने जो इकाइयाँ स्थापित की हैं उनके खाते में गए हैं। इसके माध्यम से यहाँ पर करीब पूरे देश में जो 3000 इकाइयाँ इसके माध्यम से स्थापित की गई हैं, उसके अंदर से 648 इकाइयों के अंदर हमारे लाभार्थी भाई बहनों ने जो आदिवासी समाज से संबंधित हैं उन्होंने इकाइयाँ स्थापित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूर दराज के इन इलाकों में जिस तरह से हम सब लोग मिलकर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इन योजनाओं का, इनकी जानकारी यहाँ के
युवाओं को, यहाँ की मातृशक्ति को उसका लाभ मिलेगा और नए भारत के इस निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल के इस अभियान में यहाँ के भी युवा, यहाँ की मातृशक्ति, उनका भी अपना एक विशेष योगदान होगा। मैं यहाँ से मेरे सभी लाभार्थी भाई बहनों को शुभकामनाएं देता हूँ और उत्तराखंड की जनता से अपील करता हूँ कि खादी ग्राम उद्योग की इन योजनाओं का लाभ वो अवश्य लें और अपने सपनों को नई उड़ान हमारे खादी विभाग के माध्यम से और ऊंची लेकर जाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत जब पूरा सशक्त होकर आगे बढ़ेगा, उसमें उत्तराखंड की भी एक विशेष भूमिका बनती है और हम सब लोग मिलकर, मेरे साथ सभी लोग खड़े हैं, हम सब लोग मिलकर इस अभियान को और तेजी से आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रीति है। आप प्रीति? रामकतार से। मेरे पति का नाम मिजान सिंह है। हम उद्योग खाद्य उद्योग से आए हैं और हमें सिखाया गया है उसके बारे में, टेक्निक के बारे में, और हमने ट्रेनिंग भी दी है 5 दिन की, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया है और हमें तो चलिए उत्तराखंड की इन खास खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। नमस्कार।